अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नाज। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बनाना होता है SRS, उसको हम लर्न करेंगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जब उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, कोई एप्लीकेशन बनानी होती है, कोई मोबाइल एंड्रॉयड ऐप बनानी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायर ये होता है कि आप अपना SRS डॉक्यूमेंट बनाएं। SRS डॉक्यूमेंट में एक्चुअली आप करते क्या हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट की कैटेगरी डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले उसका पर्पस डिफ़ाइन करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है। आप बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, वैल्यू क्या है आपके प्रोजेक्ट की। आप इस डॉक्यूमेंट में ये बताते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का, और आप अपने प्रोजेक्ट की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बताते हैं। आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो पहले वाले सिस्टम से, किसी भी चीज़ के पहले वाले सिस्टम से, लेट्स सपोज अगर आप कोई बैंक अकाउंट सिस्टम बना रहे हैं, तो आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि आप कॉपी पे लिखते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, उसके अंदर अपना डाटा एंटर करते हैं, वो किस लिहाज से बेहतर है आपका प्रोजेक्ट के आप उसको एक ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं कि आप ऑनलाइन उसमें रिकॉर्ड अपना एंटर करें। तो इस लिहाज से आपने उसको बताना होता है कि आपका जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो बेहतर है आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से। ये सारी चीज़ें आप SRS में डिफ़ाइन करते हैं। SRS मीन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास व्यू के एक टेम्पलेट मौजूद है, SRS का टेम्पलेट व्यू वालों को, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि उसको टेम्पलेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है SRS का। और अगर नहीं भी किया जाता तो SRS सिंपली जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ उसी तरह ही बनता है। यही चीज़ें होती हैं जो हमारे इस व्यू के टेम्पलेट में है। टेम्पलेट गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इधर अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है। वर्जन हमारा ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम SRS बना रहे हो इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो आप यहाँ पे वर्जन 1 नहीं रहने दोगे। अदरवाइज़ जब आपका अगर आप सबमिट करवा देते हो अपना SRS बनाकर और उस पर कोई कमेंट आता है और फिर उसको आप अपडेट करते हो, तो ये वर्जन आपका सेकंड वर्जन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी ग्रुप आईडी देते हैं। आपकी ग्रुप आईडी आपको LMS से आपके 619 सब्जेक्ट से मिल जाएगी असाइनमेंट सेशन पे जाके। यहाँ पे आप अपना सुपरवाइज़र का नेम देते हैं, मतलब कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है। रिवीजन हिस्ट्री में आप सबसे पहले अपनी करंट डेट, मतलब कि जिस डेट पे आप अपना SRS सबमिट करवाने जा रहे होते हैं वो आप लिखते हैं। वर्जन आपका मैंने आपको बताया क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में करने क्या लगे हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स अपनी आईडी मेंशन करेंगे। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ग्रुप आईडीज़, मतलब दोनों स्टूडेंट्स की आईडी को मेंशन करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे SRS का क्या है, सबसे पहले हमने बताना होता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने सिंपली आपको बताया कि वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। आप बताते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या एरिया कवर कर रहा है, आप बताते हैं आपके प्रोजेक्ट की रेंज क्या है, या सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो आप बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशन बाउंड्रीज़ क्या है, कि आपका प्रोजेक्ट किस लिमिटेशन में रहेगा, और उसकी बाउंड्रीज़ मतलब कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी। और स्कोप के बाद आप बताते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप बताते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसकी सर्विसेज क्या हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सिंपली आप ये बताते हैं कि आपका जो सिस्टम है जो आप बनाने चाह रहे हैं उसमें सर्विसेज क्या हैं। आप उन सर्विसेज को लिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको लिस्ट के तौर पर, आप पैराग्राफ के तौर पर लिख सकते हैं। और सर्विसेज तकरीबन ये सारी चीज़ें जो स्कोप है, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें तकरीबन आपको आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में गिवन होती हैं। मैं आगे जाके आपको इसको बनाना भी बताऊंगी।
आपको एक एसआरएस बना के दिखाऊंगी। लिस्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं और फंक्शंस होते हैं इसमें कि आपका प्रोजेक्ट कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपने यही डिफाइन करना होता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपने ये बताना होता है कि आपका जो सिस्टम है वो बिहेव परफॉर्म किन ऑपरेशन पे कर रहा है, बिहेव किस ऑपरेशन पे कर रहा है और परफॉर्मेंस उसकी क्या है। इस तरह की चीज़ें आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बताते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपकी परफॉर्मेंस में आ जाता है कि आपका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है कि नहीं होता, ये चीज़ सिस्टम सिक्योरिटी रिलायबिलिटी है आपके प्रोजेक्ट में, परफॉर्मेंस अच्छी है। इस तरह की चीज़ें आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डिफाइन करते हैं कि आपके नॉन प्रोजेक्ट में कौन कौन सी परफॉर्मेंस की गई हैं। यूज़ केस डायग्राम स्टूडेंट्स, यूज़ केस डायग्राम आगे जाके जब हम एसआरएस बनाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको जब बनाना बताऊंगी तो सारी इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। यूजेस सिनेरियो सिंपल आप यूज़ केस डायग्राम्स को लेकर ही बनाते हैं। यूज़ केस डायग्राम में जितने आपने यूज़ केस बनाए होते हैं आप उतने ही यूजेस सिनेरियो बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी यूज़ केस डायग्राम में 5 यूज़ केसेस हैं तो आप 5 यूजेस सिनेरियो बनाएंगे। आप इसको टैबलर फॉर्म में सबमिट करवाएंगे। टैबलर फॉर्म आपको एलएमएस से भी मिल जाएगी और मैं आपको दिखा भी दूंगी। अडोप्टेड मेथडोलॉजी आपको अपने CS 504 के सब्जेक्ट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि अडोप्टेड मेथडोलॉजी क्या चीज़ है। इसमें आपकी वाटरफॉल मेथडोलॉजी आ जाती है, स्पाइरल आ जाता है। लेकिन आप अपना अगर वीओ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वीओ के प्रोजेक्ट में आप अडोप्टेड मेथडोलॉजी, लेकिन अगर आप वीओ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी अडोप्टेड मेथडोलॉजी जो है वो वीओ प्रोसेस मॉडल होगी। वर्क प्लान सिंपली आपका ये होता है कि आप अपना जितना भी वर्क कर रहे होते हैं उसको आप शेड्यूल कर लेते हैं और शेड्यूल करके आप उसको एक टैबलर फॉर्म दे देते हैं। तो ये वर्क प्लान भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको MS प्रोजेक्ट को यूज़ करके भी बना सकते हैं, आप विजियो को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे जाके डिफाइन करूँगी किस तरह से आपका वर्क प्लान आप कवर करते हैं। आपकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं, SRS होती है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, फिर टेस्ट फेज होता है और फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, फाइनल डिलीवरेबल। तो यही आपका SRS होता है कि आपने उसमें स्टार्ट डेट, वर्क प्लान होता है कि आपने उसमें स्टार्ट डेट SRS की, एंड डेट डिफाइन करनी होती है। फिर डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो आपका सेकंड असाइनमेंट है उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट डिफाइन करते हैं आप। इसी तरह आप अपना प्रोसेस बताते हैं, शेड्यूल बताते हैं अपना कि आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल, टाइमिंग वगैरह क्या है। सो स्टूडेंट्स लेट्स हम चलते हैं अपने एक SRS की तरफ। स्मार्ट ई क्लास LMS मोबाइल ऐप, ये SRS है। इस दफ़ा मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो स्टूडेंट्स इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सिंपली ये आपको डॉक्यूमेंट आपकी LMS पे आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई होती है कि आपने क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टूल्स बताए होते हैं आपको कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको सुपरवाइजर का ईमेल आईडी और स्काइप आईडी कंटेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो सिंपली स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने काम ऑलरेडी जो सिंपली हर SRS में होता है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया ताकि टाइम बचे और वीडियो शॉर्ट बने। तो एक्सप्लेन मैं आपको सारा ही करूँगी। सबसे पहले हम इधर अपना नाम लिखते हैं प्रोजेक्ट का। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट ई क्लास LMS मोबाइल ऐप। स्टूडेंट अभी तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आप जब करेंगे तो इसको कॉपी नहीं, कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसी में राइट खुद टाइप करके करें, इसलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट को फ़ॉन्ट वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह दी गई है वो चेंज ना हो। ये जो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है इसी टेम्पलेट में आपने अपना SRS बनाना है। वर्जन आप 1 ही रहने देंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आप अपनी ग्रुप ID मेंशन करेंगे, आपको ऑलरेडी LMS पे प्रोवाइड की गई होगी। इधर आप अपना सुपरवाइज़र का नेम लिखेंगे। सिंपली आपके सुपरवाइज़र का नेम जो है वो आपको प्रोजेक्ट फाइल में असाइन किया गया है।
इस तरह से आप अपना सुपरवाइज़र का नेम मेंशन कर देंगे। रिव्यू एंड हिस्ट्री में सबसे पहले आप अपनी करंट डेट, मतलब कि आप जिस डेट को एसआरएस सबमिट करवाना चाहेंगे उस डेट का यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। वर्जन आप बंद ही रहने देंगे। इंट्रोडक्शन में सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में सर्विसेज क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या फुलफ़िल हो रही हैं, आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपकी स्कोप क्या है, आपके प्रोजेक्ट का कैटेगरी क्या है, और कुछ एडवांटेजेस वगैरह भी आप बता सकते हैं अपने ग्रुप के, और डिसएडवांटेजेस भी आप बता सकते हैं। तो सिंपली जो हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है आपको आपकी प्रोजेक्ट फाइल से भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिया गया ये भी एक इंट्रोडक्शन ही है आपके प्रोजेक्ट का। आप इसको भी एज इट इज़ लिख सकते हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करेंगे तो इसमें और डिटेल्स अगर आप ऐड कर सकते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की होती है ना, आप याद रखें कि आपकी ये प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट में फुलफिल होनी चाहिए, 100% हो आपके प्रोजेक्ट ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करे। आपकी रिक्वायरमेंट कम हो, ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, मतलब कि आप इसमें और फंक्शनैलिटी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके मार्क्स अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का लिख देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। आप अच्छे से इसको डॉक्यूमेंट को रीड कीजिएगा, इंट्रोडक्शन जो आपको प्रोजेक्ट फाइल में गिवन है। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे कि आपके प्रोजेक्ट में असल में सर्विसेज पर्पस क्या है, सर्विसेज क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या कर रही हैं, क्या है इस प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ आप इस प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ये है कि आप बताते हैं उसमें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एरिया क्या कवर कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट की रेंज क्या है, लिमिटेशन या बाउंड्रीज क्या है आपके प्रोजेक्ट की, और आप उसमें ये भी बताते हैं कि आपका जो सिस्टम है एग्जिस्टिंग सिस्टम के से किस तरह से बेहतर है। आप ये चीज़ डिफ़ाइन करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट स्कोप अच्छा आप डिफ़ाइन कर सकेंगे। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में सिंपली इंक्लूड क्या होता है कि आप अपनी वर्क एफर्ट डिफ़ाइन करते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं, रिज़ल्ट भी बता सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट क्या होंगे किसी कंपनी के लिए, किसी के यूज़ के लिए। स्टूडेंट सिंपली हम अपने प्रोजेक्ट में यही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस लिहाज से बेहतर है। तो फ़िलहाल तो मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन होता है इसमें आपकी हर चीज़ गिवन है, आपके प्रोजेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इंट्रोडक्शन है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में ही गिवन है। तो ये मैं आपको यहीं पे एज इट इज़ आप अपने प्रोजेक्ट का पेस्ट कर देंगे। आप इसमें अपनी वर्डिंग देंगे, एडिट करेंगे, इसको और इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। अब इसमें एडिट किस तरह से कर सकते हैं, आप इसको एडिट इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसकी एडवांटेजेस लिख सकते हैं और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप अलग अलग सेपरेट हेडिंग के थ्रू इसको डिफाइन करेंगे, जिस तरह से मैंने 2 हेडिंग्स बना रखी हैं ऑलरेडी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सिंपली आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको आपके प्रोजेक्ट में गिवन है वही आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि
फ्रेंडली इंटरफेस आ जाता है। रिलायबिलिटी आपके प्रोजेक्ट की आ जाती है। सिस्टम सिक्योरिटी आ जाती है। परफॉर्मेंस आ जाती है। इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट की और भी डिफाइन कर सकते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिस तरह के आपके प्रोजेक्ट को बेहतर लगता है आपको। सो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। यूज़ केस डायग्राम के लिए आप इंटरनेट से जाके विजियो को डाउनलोड कर सकते हैं। विजियो इसको आप ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे। शेप्स आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपली यहाँ से आप जाएंगे, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो क्या आपको UML यूज़ केस डायग्राम्स की यहाँ पे शेप्स मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, यूज़ केस डायग्राम एक्चुअल में आपकी प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज डिफाइन करती है और लिमिटेशन डिफाइन करती है। सबसे पहले आप ये जो बॉक्स है इसको पकड़ लेंगे। ये बॉक्स आपकी प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को डिफाइन करेगा। मतलब कि इसमें आप जितने भी यूज़ केस आपके प्रोजेक्ट के होंगे वो सारे आप इस बाउंड्री के अंदर रखेंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे सिंपली। आपके प्रोजेक्ट का नाम जो भी होगा। इट्स फाइन। यूज़ केसेस आप डिफाइन करेंगे। यूज़ केस हमेशा आप बाउंड्री के अंदर रखेंगे। जैसे कि हमारा यूज़ केस एक हो गया लॉगिन का, हो गया मेंटेनेंस का, हो गया, और एक यूज़ केस हमारा हो गया, अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं। लॉगिन सिस्टम हो गया, ऑथेंटिकेशन इट्स मीन। नोटिफिकेशन सेशन हो गया। हम इसमें टाइप भी कर लेते हैं साथ साथ। लॉगिन, नोटिफिकेशन सेशन, कोर्स की प्रोग्रेस। मेन जो उनसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी एट्रीब्यूट्स होती हैं, यूज़ केस असल में वही होते हैं। आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप यूज़ केस बोलते हैं। और आप सर्चिंग फैसिलिटी, ये आपका यूज़ केस है, ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव है एक। इसके अलावा स्टूडेंट इसी तरह इंटीग्रेटिंग जूम मीटिंग के लिए जूम मीटिंग, ये भी आपकी एक ऑब्जेक्टिव है, यूज़ केस बन सकती है आपकी। वीडियो लिंक स्पॉट, ये भी आपकी यूज़ केस है। प्रोफाइल पेज भी तो आपने डिफाइन करना, ये भी आपका यूज़ केस है।
इसी तरह स्टूडेंट्स आप यूज़ केस डिफ़ाइन कर लेंगे। मैं इतने ही डिफ़ाइन करूँगी क्योंकि स्टूडेंट्स का यही साल है इस प्रोजेक्ट का, तो मैं इसलिए नहीं डिफ़ाइन कर रही ज़्यादा कि स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन मैंने आपको बता ज़रूर दिए हैं कि आप और किस तरह से यूज़ केस अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्टर हमेशा आपकी बाउंड्री से बाहर होता है। एक्टर हमें वो पर्सन होता है जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाला सबसे मेन जो होता है वो एडमिन होता है, जो एडमिन मैनेज कर रहा होता है। एक यूज़र होता है जो उसको यूज़ कर रहा होता है। यूज़र में हमारे पास चूँकि ये LMS है, तो LMS में हमारे पास दो यूज़र्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा टीचर, एक आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हम एसोसिएट कर देंगे सिंपली इस तरह से। इसी तरह हमारा लॉगिन भी स्टूडेंट के साथ भी लॉगिन है, तो हम इसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे। एक यूज़ केस हमारा बनाते हैं हम मैनेज का। सिस्टम मैनेज सिस्टम एक ऐसा यूज़ केस है जो सिर्फ एडमिन के साथ इंटरेक्ट होगा। अब स्टूडेंट का काम तो नहीं है ना कि वो इसको मैनेज करे। सॉरी, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन आप सिर्फ एक्सटेंड एंड इंक्लूड के लिए यूज़ करते हैं। बाय मिस्टेक मेरे से डॉटेड लाइन हो गई है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं सिंपली, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और डॉटेड लाइन नहीं थी। तो मैनेज वाला जो यूज़ केस होगा वो हमारा सिर्फ एक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा। लॉगिन स्टूडेंट के लिए भी होगा। आप इनके नेम नीचे मेंशन कर दीजिएगा। सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे ऐसे एडमिन, आपको ये विज़्यू कहीं से भी इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लॉगिन इधर से भी हो रहा है, इधर से भी, स्टूडेंट से भी और टीचर से भी। इसी तरह हमारी सारी बाउंड्रीज, एडमिन तो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, हर चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो एडमिन का जो रिलेशन है वो हर यूज़ केस से रहता है। मोस्टली केसेस में यही होता है। इस तरह से अब स्टूडेंट्स और टीचर जो हैं वो इन तीन नोटिफिकेशन एरिया, कोर्स प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी और सर्च फैसिलिटीज़, ये टीचर्स के लिए भी होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं। तो ये तीनों जो हैं ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए हैं। तो आप इन दोनों को भी इसी तरह सिंपली करवा देंगे बारी बारी। सो स्टूडेंट्स, इनको इंटरेक्ट करवाने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही। सिंपली इसी तरह ये इससे भी इंटरेक्ट होगा, इससे भी होगा, स्टूडेंट भी इसी तरह इन दोनों से, तीनों से इंटरेक्ट होगा, लेकिन इससे नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट और टीचर मैनेज नहीं करेंगे इस सिस्टम को। मैनेज सिस्टम को सिर्फ एडमिन मैनेज कर रहा होगा। अब चलते हैं आगे इंक्लूड और एक्सटेंड की तरफ। इंक्लूड और एक्सटेंड, इंक्लूड सिंपली वो होता है कि आपकी जो यूज़ केसेस हैं, जो वर्क है आपका, जो फंक्शन है किसी प्रोजेक्ट का, या ऑब्जेक्टिव है या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके लिए क्या चीज़ इंक्लूड होती है। तो जिस तरह अगर हम लॉगिन को देखें तो लॉगिन के लिए हमारे पास इंक्लूड होना चाहिए इंक्लूड होता है आईडी, पासवर्ड, और इसी तरह एक इंक्लूड होता है हमारा लॉग आउट का। हम लॉग आउट भी तो करते हैं अपने सेशन को। लॉगिन इट्स मीन
दी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यही कि आपका एक सेशन होता है लॉगिन जिसमें आप होते हैं। ये एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड नहीं, इंक्लूड। इंक्लूड्स मीन जो मस्ट होती हैं किसी चीज़ के लिए। तो इंक्लूड लॉगिन के लिए तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मस्ट है, तो इसलिए हम इंक्लूड लगाएंगे। और एक्सटेंड उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि ज़रूरी नहीं होती लेकिन सिस्टम में रिक्वायर होती हैं। जैसे कि अब नोटिफिकेशन एरिया को हम एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट से। इट्स मीन डैट के नोटिफिकेशन जो हैं वो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन समटाइम्स जो नोटिफिकेशन होते हैं वो 100% ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। एक्सटेंड उन केसेस में आप यूज़ करेंगे जो कि आपकी प्रोजेक्ट के लिए नीडेड होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होती किसी चीज़ के लिए। मतलब कि अगर हो तो ठीक है, ना हो तो ना। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी यूज़ केस डायग्राम। इसी तरह आप अपनी यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको सैम्पल्स भी कुछ दिखा देती हूँ। ये कुछ सैम्पल्स हैं बने हुए हैं, आपको LMS में भी मिल जाएंगे। ये कस्टमर है और ये सेल्स मैनेजर है। ये एक्सटेंड कर रहा है, देखिए इस चीज़ को एक्सटेंड कर रहा है। प्लेस ऑर्डर एक्सटेंशन पॉइंट्स इनसफिशिएंट क्रेडिट लिमिट। अब जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको? प्लेस ऑर्डर एक्सटेंशन पॉइंट्स को। इट्स मीन डैट के जो ऑर्डर है वो प्रोसेस के लिए एक कॉन्टीन्यूस अमल नहीं है। मतलब कि उसमें ये नहीं है कि आपका हर टाइम उसका होना ज़रूरी है। ऑर्डर प्लेस करना सेल्समैन के लिए हर टाइम ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जब वो अपना मैनेज हो, उसको नीड हो, उसकी नई प्रोडक्ट्स हो, तभी वो उसको अपडेट करता है, ऑर्डर को मैनेज करता है। लॉगिन के लिए देखें, कस्टमर के लिए इंक्लूड है। जब वो चेकआउट करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लॉगिन हो, तो इसलिए देखें इन्होंने इसको इंक्लूड किया है कि चेकआउट करने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले लॉगिन हो। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ और डायग्राम्स भी हैं, ये भी और ये भी। मेक ऑर्डर के लिए देखें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए इसने इसको इंक्लूड किया हुआ है। एक्सटेंड देखें, एक्सटेंड में उसने ये किया है कि ऑर्डर गुड्स कैटलॉग्स। अब ये कैटलॉग मैसेज देना उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट मतलब कि इतना नहीं है कि इम्पोर्टेंट, मतलब ये कि इसके बगैर काम हो सकता है लेकिन इंक्लूड चीज़ें जो की हुई हैं उनके बगैर काम नहीं हो सकता किसी सिस्टम का, किसी चीज़ का। सिंपली इंक्लूड और एक्सटेंड का आपको डिफाइन करना अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा। इसके बगैर आपको वो कमेंट कर देगा आपके SRS के कि आपने एक्सटेंड और इंक्लूड नहीं किया अपने प्रोजेक्ट को, वो चीज़ें डिफाइन नहीं की। तो ये एक और यूज़ केस डायग्राम है। और ये भी इंटरनेट से आपको और भी बहुत सी यूज़ केस डायग्राम्स मिल जाएंगी। तो सिंपली आप इसको Ctrl+A करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे, ये आपका सारा कॉपी हो जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट में जाकर पेस्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स ये हमारा यूज़ केस डायग्राम है। अब यूज़ केस डायग्राम के बाद हमारे पास आ जाता है यूजर सिनेरियो। यूजर सिनेरियो सिंपल मैंने आपको बताया था कि यूजर सिनेरियो आप अपनी हर यूज़ केस को लेकर बनाते हैं। मतलब जितनी आपकी यूज़ केसेस होंगे उतने ही आपके यूजर सिनेरियो टेबल्स होंगे। जैसे अब ये लॉगिन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 यूज़ केस हैं, तो आप 7 ही टेबल बनाएंगे। उसमें आप सिंपली ये डिफाइन करते हैं कि आपके उस यूज़ केस का पाथ क्या है, फंक्शंस क्या हैं और उसकी सीक्वेंस क्या है। ये सिंपली वो टेबल होता है जिसमें आप अपनी यूज़ केस किसी यूज़ केस की डिफाइन करते हैं यूज़र सिनेरियो। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखते हैं। टाइटल आपका वही होना चाहिए जो कि आपका ऊपर डायग्राम में यूज़ केस का होता है। यूज़ केस आईडी में आप जो आपका फर्स्ट यूज़ केस होगा उसको आप फर्स्ट कह देंगे, जो सेकंड होगा उसको सेकंड कह देंगे। एक्शन में आप डिफाइन करते हैं कि आपका जो यूज़ केस है उसका एक्शन क्या है, वो वर्क क्या कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप डिफाइन करेंगे कि वो उस यूज़ केस का असल में पर्पस क्या है, उसकी
सर्विसेज आप डिफाइन कर सकते हैं, स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, पर्पस डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगरी बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑल अबाउट डिटेल आप डिटेल में उसको बताएंगे। अल्टरनेटिव पाथ आप बताएंगे कि उस प्रोसेस तक जाने के लिए उसका अल्टरनेटिव पाथ क्या होगा, मतलब कि उसका रास्ता क्या है। प्री कंडीशन मतलब कि आपकी उस प्रोसेस तक जाने के लिए पहले रिक्वायरमेंट क्या है, और पोस्ट कंडीशन वो है कि आपकी बाद में रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह आप टास्क सीक्वेंस बताएंगे कि आपके उस रिक्वायरमेंट तक जाने के लिए जो सीक्वेंस है वो क्या है, आपके टास्क मतलब जो आपको परफॉर्म करना पड़ता है प्रैक्टिकली वो क्या है। असम्पशन में आप सिंपली वो चीज़ें लिखते हैं कि जो कि ज़रूरी होती हैं इस प्रोसेस से गुजरने के लिए, इस टास्क सीक्वेंस से गुजरने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो आप असम्पशन में लिखते हैं। ऑथर में सिंपली आप अपना नाम लिखेंगे। यूज़र्स में आप यही लिखेंगे कि उसका यूज़ केस का यूज़ किस पर्पस के लिए है। एक्सटेंड में आप सिंपली लिखते हैं कि उसका अदर पर्पस, अदर सोल्यूशन क्या हो सकता है। और एक्टर में सिंपली आप अपनी व्यू आईडी लिखेंगे, जो भी आपकी व्यू आईडी होगी। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 9 ये आपकी व्यू आईडी है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन के लिए एक यूजर सिनेरियो, हमारा एक लॉगिन यूज़ केस था यहाँ पे, ये इसके अकॉर्डिंग मैंने एक यूजर सिनेरियो आपके लिए टेम्पलेट के तौर पर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। हमारा टाइटल लॉगिन था यूज़ केस का। हमारा यूज़ केस नंबर 1 एक्शन हमारा क्या था, लॉगिन। हमारा एक्शन है कि हमने लॉगिन करना है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि एडमिन के लॉगिन का प्रोसेस आपने डिफाइन करना है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। अल्टरनेटिव पाथ क्या है, मतलब कि अगर लॉगिन नहीं हो सकता तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर आप ऑप्शन दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। प्री कंडीशन में हमारा वेब एप्लीकेशन शुड बी इन रनिंग स्टेट, हमारी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग स्टेट में, मतलब कि सही वर्क कर रही हो। और टास्क सीक्वेंस क्या है कि एडमिन विल बी ओपन द साइट, एडमिन साइट ओपन करेगा पहले और फिर उसको लॉगिन रिकॉर्ड एंटर करेगा, उसमें जो इनपुट फील्ड्स होती हैं पासवर्ड एंटर करने की और लॉगिन आईडी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने की, वो उसकी टास्क सीक्वेंस है। असम्पशन उसकी क्या है कि उसको ऑलरेडी असाइन की गई होंगी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, असाइन होंगी तभी तो वो इस टास्क सीक्वेंस पर अमल कर सकेगा। तो ये इसकी असम्पशन है किसकी, टास्क सीक्वेंस की। पोस्ट कंडीशन क्या है, एडमिन विल बी लॉगिन ऑन साइट सक्सेसफुली और फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट और टीचर। ऑथर में सिंपली आप अपना नाम लिखेंगे। अगर दो ग्रुप कर रहे हैं, मतलब कि ग्रुप में कर रहे हैं आप, तो आप दोनों स्टूडेंट्स का यहाँ बारी बारी नाम लिख लेंगे। इसके बाद यूजेस में यह है कि आप इसका यूज़ किस लिए करते हैं। आप एडमिन पैनल को, मतलब कि टीचर के पैनल, टीचर है तो टीचर अपना पैनल को एक्सेस करने के लिए करेगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अपने पैनल को एक्सेस करने के लिए करेगा इसका यूज़, और अगर एडमिन है तो एडमिन। एक्सटेंड इसका लॉगआउट है कि आप लॉगआउट कर देते हैं। एक्टर, इसमें आपका लॉगिन का जो एक्टर है, एडमिन भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी। एक्टर सिंपली मीन ये है कि आपका जो यूज़ केस, उस यूज़ केस से जो एक्टर इंटरेक्ट कर रहा होता है, आप एक्टर में वो चीज़ लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा लॉगिन सिस्टम है तो वो एडमिन भी लॉगिन करेगा अपने एडमिन पैनल के लिए, टीचर भी लॉगिन करता है और स्टूडेंट भी लॉगिन करता है। और जैसे कि मैंने आपको एक ऊपर यूज़ केस दिखाया मैनेज का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एडमिन ही आपका एक्टर आएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं मैथडोलॉजी की तरफ। मैथडोलॉजी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको करवाई गई है। मैथडोलॉजी सिंपली आपकी एक वाटरफॉल मैथडोलॉजी है, मॉडल है। सिंपली आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करके उसके नीचे एक डायग्राम लगा देंगे। इसी तरह आप स्पाइरल मॉडल की को थोड़ा सा डिफाइन करके उसकी एक डायग्राम लगा देंगे। और व्यू प्रोसेस मॉडल
को आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि वीडियो प्रोसेस मॉडल एक्चुअल में है क्या। ये कुछ मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दिया और कुछ इसको आप अपनी वर्डिंग में इंक्रीज़ कर लें, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। और इसी तरह आप व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम भी बना लेंगे। व्यू प्रोसेस मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का मिक्सचर है। इसके अलावा आप इसके बाद में रीजंस बताएंगे कि आपने ये जो मेथडोलॉजीज डिफाइन की हैं उसकी रीजंस क्या हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल आप नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन आप फिर भी इसकी रीजंस बता देंगे कि आप किसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके अलावा मैंने थर्ड पॉइंट मिस किया है कि आप ये खुद करें कि आप अपने वीडियो प्रोसेस मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिफाइन करें। इसके बाद हमारा आ जाता है वर्क प्लान। वर्क प्लान सिंपली मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन या शेड्यूल होता है। इसी तरह आप MS प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लें अपने PC पे। यहाँ पे आप अपनी स्टार्ट डेट देंगे, अपने SRS की यहाँ पे अपनी एंड डेट देंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की स्टार्ट डेट एंड डेट देंगे। ये जो चीज़ है यहाँ पे ये खुद बनती रहती है। टाइम जोन सा ये आपका प्रोसेस वे आपको बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या है। ये देखिए यहाँ से आपका SRS स्टार्ट होगा, इस डेट से यहाँ तक जाएगा, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फिर टेस्ट फेज, फिर फाइनल डिलीवरेबल आ जाएगा। तो ये आपका वर्क प्लान है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा SRS। अगर आपको अभी भी कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और फाइल देती चलूँ आपकी हेल्पिंग मटेरियल के लिए। ये आपको आपके LMS से भी मिल जाएगी, SRS गाइड या SRS हेल्पिंग मटेरियल के नाम से आपके डाउनलोड सेशन में मौजूद होगी। तो ये आपको जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको SRS कि अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है। यहाँ पे हर चीज़ क्लियरली डिफाइन डिटेल में की गई है। आप इसको रीड करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको SRS बनाने में कोई मुश्किल होगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे से बनवाना चाह रहे हैं SRS तो आप मुझे तब भी नीचे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। एनी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप किसी और चीज़ की वीडियो को रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको किसी चीज़ की, लेट्स सपोज डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसकी भी मैं वीडियो आएगा तो अपलोड कर दूँगी। और टेस्ट फेज के लिए भी मैं आपको गाइड करूँगी और फिर मैं आपको टेम्पलेट्स भी दूँगी कुछ HTML CSS के, और फिर बताऊँगी उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आप किसी चीज़ को। प्रोग्रामिंग के भी टेम्पलेट्स दूंगी मैं, और PHP के प्रोजेक्ट के कुछ टेम्पलेट्स दूंगी मैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।